गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है और टॉपिक है अपना मुगल राजपूत संबंध। टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है मुगल राजपूत संबंध। ठीक है ना बच्चों? मुगल राजपूत संबंध। मुगलों का राजपूतों के साथ क्या संबंध होगा, कैसा संबंध होगा, ये टॉपिक देखा जा रहा है। मुगल राजपूत संबंध। मुगल राजपूत संबंध में मैंने आपको पहले बताया बच्चों, मुगलों का राजपूतों के साथ संबंध की हम बात कर रहे थे कि मुगलों का राजपूतों के साथ संबंध जो है वो कैसा संबंध है। सबसे पहले हमने बाबर का राजपूतों के साथ संबंध कैसा था, अच्छा था या बुरा था, उस चीज़ को हमने देखा था पिछले वीडियो में। फिर बाबर के बाद कौन आए थे? बाबर के बाद हुमायूं आए थे। हमने हुमायूं का देखा था कि हुमायूं का राजपूतों के साथ संबंध कैसा था, अच्छा था या बुरा था। पिछली वीडियो में हमने इसका विश्लेषण किया था। तीसरे नंबर मुगल सम्राट कौन है? अकबर है। ये अकबर जो थे ये महान कहलाते हैं और ये अकबर का मुगल राजपूतों के साथ संबंध कैसा होता है? ये सहयोग की नीति होती है, सहयोग की नीति होती है इनमें, और ये सर्वोच्चता का सिद्धांत लिए होते हैं, समानता के आधार पर चलते हैं। सारी विशेषताओं को देखा जाए तो अकबर जो थे वो फेमस थे और ये क्या थे? ये मुगलों के एक महान सम्राट थे और इनके काल में राजपूत संबंध जो था वो क्या था? वो स्वर्ण काल था। राजपूतों का कौन सा काल था? स्वर्ण काल था। राजपूतों के लिए एक बहुत अच्छा अनुकूल परिस्थितियाँ थी अकबर के समय। पिछली वीडियो में मैंने विस्तार से बात की थी। अब मैं आगे अकबर के आगे जहांगीर वाला टॉपिक, जहांगीर का राजपूतों के साथ संबंध कैसा होगा? चेंजेज होगा, चेंजेज होता है बच्चों। क्या होगा? चेंजेज होते हैं। चेंजेज का मतलब क्या होता है? चेंजेज का मतलब होता है परिवर्तन। इतिहास क्या है? अतीत और जो है वर्तमान की घटनाओं में परिवर्तन। परिवर्तन का नाम ही क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाता है। परिवर्तन का मतलब भी क्या होता है बच्चों? इतिहास होता है। तो परिवर्तन हर जो है टॉपिक होगा, टॉपिक में इकोनॉमिक परिणाम होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होंगे, आर्थिक परिवर्तन होंगे, राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, प्रशासनिक परिवर्तन होते हैं, उनके पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप होता है। परिवर्तन के बिना इतिहास आगे नहीं बढ़ सकता, परिवर्तन के बिना इतिहास आगे नहीं चल सकता है। परिवर्तन की दिशा जो होती है ये निरंतर चलती रहती है, सतत चलती रहती है और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया ही परिवर्तन कहलाता है। यहाँ हम मुगल राजपूत संबंध को देख रहे हैं। मुगल राजपूत संबंध में हमने बाबर का मुगलों के साथ कैसा, बाबर जो थे मुगल वंश के, बाबर का राजपूतों के साथ कैसा संबंध था, हुमायूं का राजपूतों के साथ कैसा संबंध था, और जहांगीर अकबर का राजपूतों के साथ कैसा सहयोग था और जहांगीर का राजपूतों के साथ कैसा सहयोग था। उत्तराधिकारी मामले में देखा जाएगा, राजपूतों के उत्तराधिकारी मामलों में क्या परिवर्तन होगा, आर्थिक मामलों में क्या परिवर्तन होगा, वैवाहिक नीति में क्या परिवर्तन होगा और प्रशासनिक मामलों में क्या परिवर्तन होगा। ये जो संबंध होगा वो कौन के साथ देखा जाएगा? ये जहांगीर के साथ देखा जाएगा। पिछली वीडियो में जहांगीर के थोड़े टॉपिक फैक्ट मैंने आपको बताए थे। आज भी क्या चलेगा? जहांगीर का राजपूतों के साथ संबंध देखेंगे, संबंध देखा जाएगा। यहाँ मैं आपको दो घटना बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ कितनी घटना बताऊँगा? यहाँ मैं आपको दो घटना बताऊँगा। एक घटना होगी यहाँ बीकानेर की घटना है और दूसरी घटना मैं आपको बताऊँगा आमेर की घटना। यहाँ राजे रजवाड़ों में कौन है? यहाँ राजे रजवाड़ों में बीकानेर रियासत है, यहाँ राजे और रजवाड़ों में आमेर रियासत है। बीकानेर के राजा कौन है? बीकानेर के राजा राय सिंह हैं। इधर आमेर के राजा कौन है? आमेर के राजा कौन है? मान सिंह है आमेर के राजा। यहाँ राय सिंह के कितने बेटे हैं? पहला बेटा कौन है? दूसरा बेटा कौन है? राय सिंह का पहला पुत्र दलपत है और दूसरा पुत्र सूर सिंह है। सूर सिंह है
यहाँ मान सिंह का पुत्र कौन है? मान सिंह का पुत्र जगत सिंह है। 2 रियासतों की बात की जा रही है। पहली रियासत यहाँ बीकानेर की रियासत है, दूसरी रियासत यहाँ आमेर की रियासत है। बीकानेर की रियासत के कौन है? यहाँ राय सिंह है बच्चों। कौन है बीकानेर के राजा? कौन है यहाँ पे? ये राय सिंह है। राय सिंह के कितने पुत्र हैं बच्चों? राय सिंह के 2 पुत्र होते हैं। कितने हैं? 2। पहले पुत्र का नाम दलपत सिंह है और दूसरे पुत्र का नाम सूर सिंह है। 2 पुत्र हैं यहाँ पे। और इधर आमेर के कौन राजा है? मान सिंह। आमेर के कौन है बच्चों? यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना आपको, कौन है ये मान सिंह है। और मान सिंह के पुत्र कौन है? जगत सिंह। एक साथ हम कितने 2 रजवाड़ों की बात कर रहे हैं। यहाँ कितने रजवाड़ों की बात की जा रही है? यहाँ 2 रजवाड़ों की बात की जा रही है। यहाँ पहला कौन सा रजवाड़ा है? पहला बीकानेर रियासत है। दूसरी कौन सी रियासत है? यहाँ पे दूसरी आमेर रियासत है। यहाँ जगत सिंह के जो पुत्र हैं वो कौन है? जगत सिंह के पुत्र महासिंह है। जगत सिंह के पुत्र कौन है? महासिंह है। और जो है ये महासिंह के पुत्र कौन है? भाऊ सिंह है। महासिंह के पुत्र कौन है? भाऊ सिंह है। अब ये जहांगीर का जो ये जहांगीर है मुगल सम्राट है और इस मुगल सम्राट का 2 रियासतें में चेंजेज क्या हो रहा है? यहाँ पे चेंजेज परिवर्तन हो रहा है। ये कौन सा मामला है? ये उत्तराधिकारी मुद्दा है। यहाँ पे उत्तराधिकारी मुद्दा, उत्तराधिकारी मुद्दा है। इसमें कौन इंटरफियर करेंगे? ये जहांगीर इंटरफेयर करेंगे। क्या बात होगी? कौन सी? क्यों करेंगे ये इंटरफेयर? क्योंकि यहाँ जो राय सिंह जो थे वो जहांगीर के दरबार में मुगल सेवा में थे। राय सिंह बीकानेर राजस्थान की राजपूताना की बीकानेर रियासत के कौन है? ये राय सिंह है। राय सिंह ये चाहते हैं कि मेरा छोटा बेटा जो है वो सूर सिंह, ये सूर सिंह को क्या बनाएंगे? ये सूर सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहेंगे। कौन? बीकानेर के राजा कौन है बच्चों? बीकानेर के राजा राय सिंह के बेटे 2 बेटे हैं। पहला दलपत सिंह है, दूसरा सूर सिंह है। दलपत सिंह जो थे अपने पिता के प्रति वफादार नहीं है, अपने पिता का कहना नहीं मानते। पिताजी कहते हैं कि जा बेटा ये काम कर। दलपत कहता है नहीं पिताजी मेरे पास टाइम नहीं है। वो जो है बचपन से ही पिताजी का कहना नहीं माने थे, राय सिंह का कहना नहीं माने थे। अब राय सिंह जो है, राय सिंह का प्रिय पुत्र कौन है? ये सूर सिंह है। सूर सिंह को वो अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। वो अब बनाना चाहते हैं। इंटरफेयर कौन कर रहा है? जहांगीर आएंगे। राय सिंह और जहांगीर की अच्छी नहीं बनती थी। कई छोटे छोटे मामलों में कुछ जो है अच्छी बनती नहीं थी इनकी। और जब अच्छी नहीं बनती थी तो क्या था कि जहांगीर जो थे वो इन्होंने इंटरफेयर किया और ये इसमें हस्तक्षेप करेंगे। और हस्तक्षेप करने के बाद दलपत को बीकानेर रियासत का रजवाड़े का राजा बना देंगे। यहाँ राय सिंह की और सूर सिंह की चलती नहीं है। राय सिंह और सूर सिंह की बात को माना ही नहीं गया था, उन बात को नहीं माना गया है। और सिंहासन दलपत को क्या दिया था? सिंहासन जो है सोने का ताज और सोने का मुकुट किसको मिला बच्चों? वो दलपत को मिला। बीकानेर रियासत के कौन को मिला? दलपत को ये सिंहासन मिला था और ये दलपत यहाँ के राजा बन गए थे। अब जब दलपत यहाँ के राजा बन गए थे, दलपत ये सोच रहे थे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं और मुझे जो है यहाँ का सिंहासन मिल गया था। अब जहांगीर वहाँ से बार बार फरमान भिजवा रहे हैं। जहांगीर ये फरमान भिजवा रहे हैं दलपत को कि जो है तुम बीकानेर रियासत के जो दुर्ग बना है उसमें अलग से कोई निर्माण नहीं करोगे, दीवार का निर्माण नहीं करोगे, अलग से कोई चीज का निर्माण नहीं करना है तुमको। दलपत शाही आदेशों की अवहेलना करते हैं कि कौन जहांगीर, मुगल सम्राट कौन जहांगीर, मेरी रियासत का मैं ही सम्राट हूँ, मेरी सर्वोच्च सत्ता है, मेरी स्वतंत्रता है, मेरी आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, ये सब मेरी व्यवस्था है। जहांगीर इसमें हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं? ये अहम और अहंकार आता है। कौन में आ रहा है? ये दलपत में आया था। जहांगीर को जब इस बात की सूचना मिलती है तो जहांगीर वहां से एक सेना भिजवाएंगे और दलपत को सिंहासन से सोने का मुकुट छीन लेंगे इनसे और जो है जो इनकी कुर्सी जो है इनके गद्दी को छीन लेंगे और
राय सिंह के बेटे सूर सिंह को क्या बनाया जाएगा, यहाँ बीकानेर रियासत का राजा बनाया जाएगा। तो ये कौन सा मामला हुआ, ये उत्तराधिकारी मुद्दा होता है। ये बीकानेर रियासत का उत्तराधिकारी मुद्दा था जिसमें जहांगीर ने क्या किया था बच्चों, हस्तक्षेप किया था। तो ये राजपूतों के साथ इनका उत्तराधिकारी मामले में क्या हुआ, संबंध होता है। ये पहला रजवाड़ा हमने देखा है। अब हम दूसरे रजवाड़े की बात कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ ये चेंजेज हो रहा है, ये परिवर्तन ही इतिहास का नाम है। यहाँ अब आमेर की रियासत को देखेंगे। यहाँ मान सिंह है, मान सिंह के बेटे जगत सिंह, मान सिंह के बेटे जगत सिंह जो है, जगत सिंह अपने जीवन काल में ही, यानी उनके मान सिंह उनके पिता जो है अभी जीवित हैं, और अपने पिता के आंखों के सामने ही जगत सिंह जो है वो यमलोक चले जाते हैं। और यमलोक जाने के बाद क्या होगा, उनके पुत्र होते हैं महासिंह। राजपूती परंपरा के अंदर ये एक रिवाज है कि जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा जो होता है वही सर्वोच्च सत्ता का मालिक बनेगा, वही सिंहासनारोहण होगा, उसी को सिंहासन मिलेगा, उसी को सोने का मुकुट उसके सिर पे जो है लगाया जाता है, बड़े धूमधाम से जश्न मनाया जाता है। ये राजपूतों की परंपरा है। इस परंपरा की उपेक्षा कौन करेंगे, आप इस परंपरा की उपेक्षा जहांगीर करेंगे। जहांगीर हस्तक्षेप करेंगे। पहले कौन सी रियासत में हस्तक्षेप किए थे, ये बीकानेर की रियासत में हस्तक्षेप किए थे। अब ये आमेर की रियासत में हस्तक्षेप करेंगे, आमेर की रियासत में हस्तक्षेप करेंगे। और ये महासिंह की बजाय कौन से भाव सिंह को यहाँ का राजा बनाएंगे, महासिंह की बजाय महासिंह के बेटे भाव सिंह को राजा बनाएंगे। यानी अब देखो पिता यहाँ जीवित है, पिता के जीवन काल में यहाँ सिंहासन, यानी जो सिंहासन किसको देंगे, पिता को नहीं देंगे, यहाँ भाव सिंह को, पुत्र को सिंहासन दिया जा रहा है। यानी पिता के काल में यहाँ पे पुत्र जो है वो सिंहासन रोहण होता है। तो यही पॉलिटिकल बच्चों, यही राजनीति होती है और यही परिवर्तन होता है। और इसी से क्या होता है, युद्ध होते हैं, और युद्ध होते हैं, और इतिहास की जो गति जो है वो आगे आगे बढ़ती जाती है बच्चों। वो क्या होगी, वो आगे बढ़ेगी। यहाँ हमने दो रजवाड़ों की बात करी है हमने। पहला रजवाड़ा कौन सा है, ये बीकानेर रियासत है। और दूसरा कौन सी रियासत बताई है मैंने अभी, ये बीकानेर रियासत बताई है। बीकानेर रियासत के कौन है बच्चों, ये राय सिंह है। कौन होते हैं, ये राय सिंह होते हैं। यहाँ आमेर रियासत के कौन है, यहाँ आमेर रियासत के राजा कौन है, मान सिंह बताया मैंने। राय सिंह के कितने बेटे बताए मैंने, पहला दलपत बताया, दूसरा सूर सिंह बताया। आमेर के मान सिंह के बेटे कौन है, जगत सिंह बताया मैंने। यहाँ मैंने आपको महासिंह बताया, यहाँ भाव सिंह बताया। तो ये क्या हुआ, ये उत्तराधिकारी मुद्दा था। अब उत्तराधिकारी मुद्दे के बाद हम जहांगीर का हम ये देखेंगे कि जहांगीर ने राजपूतों के राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो दो राज्यों की स्थापना करेंगे। जहांगीर कितने राज्यों की स्थापना करेंगे, दो राज्यों की स्थापना करेंगे। कंट्रोल किया जाएगा राजपूतों पे, राजपूतों पर प्रेशर रखा जाएगा ताकि वो जो है अपनी आवाज को बुलंद ना कर सके, सम्राट के सामने बोल नहीं सके, तलवार नहीं उठा सके, बर्छी नहीं उठा सके, युद्ध की तैयारी नहीं कर सके। कंट्रोल करने के लिए यानी आमेर की रियासत को कंट्रोल करने के लिए किसका निर्माण किया जाएगा, आमेर की रियासत को कंट्रोल करने के लिए किसका, आमेर का मतलब यहाँ क्या है बच्चों, जयपुर है। ये गुलाबी नगरी कौन सी है, जयपुर है। यहाँ जयपुर के पास में एक नगर है किशनगढ़, का नाम सुने होंगे बच्चों, किशनगढ़। अजमेर के पास में किशनगढ़ शैली भी है यहाँ पे, है ना। बड़ी ठंडी शैली जो है वो किशनगढ़ की शैली है। यहाँ किशनगढ़ है और ये किशनगढ़ की स्थापना की थी। यहाँ एक छावनी बनेगी और ये छावनी बनेगी, मुगलों की छावनी बनेगी। ये कौन की छावनी बनेगी, मुगलों की छावनी बनेगी। और ये नियंत्रण किस पे होगा, ये आमेर पर नियंत्रण किया जाएगा। अब जो है एक जगह और नियंत्रण किया जाएगा, मेवाड़ की शक्ति को नियंत्रण करने के लिए। मेवाड़ का नाम सुने हो बच्चों, मेवाड़ के महाराणा सांबा का नाम सुने हो ना, मेवाड़ के महाराणा प्रताप का नाम सुने हो।
मेवाड़ उदयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। मेवाड़ जो है यहाँ पे, ये मेवाड़ की रियासत पर नियंत्रण रखने के लिए यहाँ जो है रतलाम में एक छावनी बनाई जाएगी। एक रतलाम एक राज्य का निर्माण किया गया। यहाँ कितने राज्यों का निर्माण किया गया बच्चों? यहाँ 2 राज्यों का निर्माण किया गया है। यहाँ टॉपिक कौन सा है? ये मुगल राजपूत संबंध टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मुगल राजपूत संबंधों में मैंने अभी आपको ये बताया है। एक बीकानेर रजवाड़ा का मैंने आपको बताया है, और मैंने दूसरा कौन सा बताया? दूसरा रजवाड़ा कौन सा है? दूसरा रजवाड़ा आमेर रियासत है। कौन सी रियासत है? आमेर रियासत है। और 2 ही मैंने नए राज्यों का निर्माण किया था। वो 2 ही मैंने आपको नए राज्यों के निर्माण का बताया है। इस टॉपिक में जहांगीर और मुगलों का जो संबंध है वो क्या चेंजेस हो रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में परिवर्तन जो होगा, उसी परिवर्तन को हम देख रहे हैं। हर चेंज जो होगा बच्चों, वो चेंज होगा। मुगलों का राजपूतों के साथ संबंध हो रहा है, अब मुसलमानों का हिंदू संस्कृति में परिवर्तन होगा, सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। जैसा हिंदू सोचेंगे वैसा मुसलमान सोचने लगेंगे, जैसा मुसलमान सोचने लगेंगे वैसा हिंदू सोचने लगते हैं। हर चीज जो है सिस्टम जो होगा ना बच्चों, वो सिस्टम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चीज में परिवर्तन को देखकर ये इतिहास को पढ़ा जाए तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट हमें जल्दी याद होते हैं। यानी कनेक्ट एक चीज को दूसरी चीज से हम कनेक्ट करके हम अगर यदि हम पढ़ते हैं तो वो चीज हमारे माइंड में क्या होगी? फिट हो जाएगी। हम ये देखेंगे कि मुगलों का राजपूतों के साथ किस तरह कनेक्ट होता है। वो क्षेत्र देखा जाएगा कि वो कौन सा, वो वैवाहिक क्षेत्र है, वो उत्तराधिकारी मामला है, वो जो है राजपूतों को दरबार में उच्च नियुक्ति देने का मामला है, या कोई आर्थिक मामला है, कोई राजनीतिक मामला है, सब सांस्कृतिक मामला, सब में इंटरफेयर होगा, सब में जो है हस्तक्षेप होता है। इसी को मुगल राजपूत संबंध कहते हैं। मुगल राजपूत संबंध में हम जहांगीर की राजपूत नीति को देख रहे हैं। किसकी राजपूत नीति को देख रहे हैं? ये जहांगीर की राजपूत नीति है। अब जहांगीर की राजपूत नीति में हम ये देखेंगे कि जो है अकबर ने जो मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था, ये मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? ये अकबर ने प्रारंभ की थी। मनसबदारी व्यवस्था 1567 में अकबर ने ये प्रारंभ की थी। और मनसबदारी का मतलब होता है जात और सवार। यहाँ ये जात है और यहाँ ये सवार है। बच्चों ये जात का मतलब क्या होता है? बच्चों ये सवार का मतलब क्या होता है? अब बच्चों तुम मुझसे ये पूछोगे कि ये मनसबदारी क्या है और ये सर ये जात क्या है, सर ये सवार क्या है। जात का मतलब होता है वेतन। जैसे कोई कर्मचारी काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ ये फारसी शब्द है जात। जात का मतलब होता है वेतन और इसका मतलब होता है रैंक, यानी कौन सी रैंक है? फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, कौन सी रैंक है? यानी वेतन और प्लस रैंक। अब बच्चों तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि सर ये सवार क्या होता है, तो बच्चों देखो सवार का मतलब होता है घुड़सवार। सवार का मतलब क्या होगा? घुड़सवार होता है। अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर ये मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है? अरे इतना ही नहीं जानते हो क्या कि मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है? मनसबदारी का मतलब मनसबदार होता है। मनसबदार, ये मनसबदार है, यानी ये जो मुगलों के अंदर क्या होगा? जो कर्मचारी होगा, जो सेना में होगा, या जो मुगल सिस्टम जो है, मुगल सिस्टम का मतलब व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, उस सिस्टम में जितने भी जो विभाग होंगे, चाहे वो सामाजिक विभाग हो, चाहे वो धार्मिक विभाग हो, चाहे वो राजनीतिक विभाग हो, चाहे वो प्रशासनिक विभाग हो, चाहे वो जो है सड़क निर्माण विभाग हो, चाहे आय व्यय का निर्धारण करने वाला विभाग हो, चाहे न्याय करने वाला न्यायालय विभाग हो। ये जो बच्चों मैं बता रहा हूँ कि मनसब क्या होता है यहाँ पे,
तो ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था में जितने भी, यहाँ जैसे आय विभाग में 5 कर्मचारी है, यहाँ 12 कर्मचारी है, धार्मिक विभाग में 3 है और सामाजिक विभाग में 4 है और राजनीतिक विभाग में जैसे 15 है और जैसे केंद्रीय विभाग में 25 है। तो ये सब मनसबदार हैं। ये सारे जो जितने भी कर्मचारी हैं ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ये सब मनसबदार कहलाते हैं। और इन मनसबदारों को क्या मिलेगा? जात मिलेगा। और इन मनसबदारों को क्या मिलेगा? सवार मिलेगा। यहाँ ये जात क्या होता है? जात अभी मैंने आपको बताया, रैंक या वेतन जो है वो जात कहलाता है। यहाँ ये सवार अभी मैंने आपको बताया है बच्चों। सवार का मतलब होगा यहाँ घुड़सवार होता है, घुड़सवार होता है। अब यहाँ हम देखेंगे, ये तो मैंने आपको बताया ये मनसबदारी व्यवस्था है। क्या बच्चों समझ में आ रहा है कि ये कौन सी व्यवस्था है? ये मनसबदारी व्यवस्था है। मनसबदारी व्यवस्था में क्या होता है? जात होता है और सवार होता है। और जात का मतलब वेतन या रैंक कहलाता है और सवार का मतलब घुड़सवार कहलाता है। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। मैंने यहाँ एक लाइन खींची है यहाँ पे और यहाँ मैंने मुग़ल सम्राटों के नाम लिखूँगा। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ जहांगीर का। मुग़ल सम्राट कौन है? ये जहांगीर है। जहांगीर के मैंने बाद लिखा यहाँ पे शाहजहाँ का नाम और शाहजहाँ के बाद जो है मुग़ल सम्राट औरंगजेब का नाम लिखा। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये मनसबदारी में मुग़ल राजपूत संबंध, मुग़ल राजपूत संबंध। अब यहाँ जहांगीर ये दू अस्पा है और ये सी अस्पा है। ये दू अस्पा है, ये सी अस्पा है। यहाँ शाहजहाँ में ये मशरूत है। क्या है? मशरूत है। इधर औरंगजेब में ये बेजागिरी है। सर ये दू अस्पा क्या होता है? ये सी अस्पा क्या होता है? अरे बच्चों अभी तो मैं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये दू अस्पा क्या होता है और ये सी अस्पा क्या होता है? यहाँ देखो बच्चों, दू अस्पा और सी अस्पा को जोड़ेंगे हम किससे? जात और सवार से। जात और सवार से। यहाँ जात से जोड़ेंगे, यहाँ सवार से जोड़ा जाएगा। दू अस्पा का मतलब होता है कि एक घुड़सवार या मनसबदार। ये मनसबदार अभी मैंने आपको बताया था, ये एक कर्मचारी है, ये एक प्रशासनिक कर्मचारी है या ऑफिसर है, ये एक अधिकारी है। अब ये एक ऑफिसर जो है, इस ऑफिसर के पास में इसका जात जो है, जात तो वही रहेगा। इसका जात तो क्या रहेगा? वही रहेगा। जात को बढ़ाए बिना इसके घुड़सवार इसके पास कितने रखेंगे? दो घुड़सवार होंगे। ये एक मनसबदार कितने घुड़सवार रखेगा बच्चों? 2 घुड़सवार रखेगा। इसी को क्या कहेंगे? दू अस्पा कहते हैं। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? दू अस्पा कहते हैं। सर अभी एक बार वापस बताओ सर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दू अस्पा का मतलब होता है 2 घोड़े। कितने घोड़े हैं यहाँ पे? 2 घोड़े। घोड़े कितने रखेंगे? 2 घोड़े रखेंगे। और 2 घोड़े कौन रखेगा? एक मनसबदार रखेगा। उसका वेतन बिना वेतन बढ़ाए, वेतन वही रहेगा उसको, लेकिन उसको 1 घोड़ा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब उसके पास कितने घोड़े हो गए? 2 घोड़े हो गए। कहीं वो कोई सूचना लेके जा रहा है, कहीं युद्ध अभियान पे जा रहा है या कहीं अर्जेंट उसको वर्क हुआ या किसी काम से जा रहा है, तो अगर बहुत जैसे 1000 किलोमीटर की दूरी पे जाना है तो 1 घोड़ा क्या होगा? रास्ते में थक जाएगा, तो वो दूसरे घोड़े का, जो दोनों घोड़े उसके साथ साथ चलेंगे। एक घोड़े पे वजन है, एक घोड़े पे खुद मनसबदार बैठे हुए हैं, तो वो घोड़ा थकेगा। दूसरा जो खाली जा रहा है ना, उस पर वजन नहीं, वो आराम से जा रहा है, तो दूसरे घोड़े को, एक घोड़े को 500 किलोमीटर पे उसको रेस्ट देगा, दूसरे घोड़े से वो आगे जाएगा, आगे चला जाएगा। तो इस तरह उसको 2 घोड़े रख सकेगा वो। इसको क्या कहेंगे? दू अस्पा कहते हैं। अब यहाँ सी अस्पा क्या है? सर ये सी अस्पा क्या है? सी अस्पा का मतलब है ये जो मनसबदार है, ये कौन है? मनसबदार। ये कितने घोड़े रखेगा? ये 3 घोड़े रखेगा। 3 घुड़सवार यानी 3 घोड़े रखेगा। अब इसके साथ 2 घोड़े इसके साथ एक्स्ट्रा जाएंगे, तो सी अस्पा। और एक होता है यक अश्पा। एक क्या होता है? यक अश्पा। यक अश्पा का मतलब होता है एक मनसबदार के पास में 1 ही घोड़ा होगा।
वो क्या कहलाती है? विशिष्टम यकअश्पा कहलाता है। तो यहाँ ये टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों? ये मनसबदारी व्यवस्था चल रही है। यहाँ देखो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, यहाँ दुअश्पा है, यहाँ सी अश्पा है, यहाँ यकअश्पा है। अब यहाँ हम शाहजहाँ की बात करेंगे। मशरूत, मशरूत का मतलब होता है, मशरूत का क्या मतलब होता है बच्चों? ये मशरूत का मतलब होता है इसकी जात को बढ़ाए, जो है जात को बढ़ाए बिना ही इसके सवार को दुगना कर देंगे। सवार को क्या कर दिया जाएगा? दुगना कर दिया जाएगा, उसको मशरूत कहते हैं। जात का मतलब होता है वेतन नहीं बढ़ाएंगे, रैंक नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन सवार जो है घुड़सवार को दुगना कर देंगे। किसी घुड़सवार किसी के पास 2 है, 5 है, 10 है तो दुगना कर देंगे। इसी को क्या कहते हैं? मशरूत कहते हैं। बेजागिरी क्या है? औरंगजेब के समय जागीरदारों से जागीरें छीन लेती उनकी। अब जागीरों का संकट आ गया। कौन सा संकट? ये कौन सा संकट है बच्चों? ये जागीरों का संकट है। और इसी जागीरों के संकट की वजह से बेरोजगारी आ गई और इसको क्या नाम दिया? बेजागिरी नाम दिया। तो राजपूतों का और जो है मुगलों का ये मनसबदार, अधिकांश मनसबदार कौन होते थे? राजपूत ही होते थे। तो ये संबंध इस तरह, ये फैक्ट है ओनली। ये कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं बच्चों, है ना, ये ओनली फैक्ट। ये कई बार बच्चों कंपटीशन में एक बार नहीं बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 IAS और RS एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है ये। सी